सो इन द लास्ट क्लास हमने जो दो क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए क्लास में, उसी को हम क्वेश्चन था ना। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और वाटर का हमको मोलर एंथैल्पी दे रखा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, और कह रहा है कि 41 किलो कैलोरी है ये वैल्यू मोलर एंथैल्पी का। अपने को मोलर एंथैल्पी गिवन है, तो अगर डेल्टा एच अपने को गिवन है, जिसको अपन क्यूपी भी कह सकते हैं, जो कि अपने को 41 किलो कैलोरी में दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एच जो है वो कैलकुलेट करना है अपने को, और डेल्टा ई भी कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना है, और क्यू भी कैलकुलेट करना है। व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज, मतलब क्या है इसका कि H2O लिक्विड लिया गया, H2O लिक्विड लिया गया और इसको वेपोराइज किया गया, H2O किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको गैसियस स्टेट में। अब इस बात को समझिए, अब मुझे इसमें कैलकुलेट अमाउंट जो हमको दिया हुआ है वो 90 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये अपने पास कितना जाएगा 5। बट हमने आपको ये सिखाया है कभी भी आपको अमाउंट दे दिया जाए सब्सटेंस का, तो जितने भी उसके मोल्स हो, बोलता है कैलकुलेशन कर लो और फाइनल आंसर्स में उतने ही मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अपन मोल्स को इनिशियली इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। यहां हमको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 373 केल्विन में। तो टेम्परेचर अपने पास कितना आ गया 373 केल्विन, ये टेम्परेचर मिल गया हमको। अब मुझे इसमें तो अपने पास 1 लिक्विड, दैट इज वाई इसका वैल्यू कितना आ गया अपना 1 आ गया। आर, क्योंकि यहां अपने को जो डेटा दे रखा है वो कैलोरी में दिया है, तो आर का वैल्यू 2 रखो। टेम्परेचर 373 में आ गया, किलो कैलोरी में आ गया। और इसके आंसर निकालना है, तो अपन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर, ये फॉर्मूला यूज कर लें, या अपन सीधे सीधे वर्क डन का भी वैल्यू रख सकते थे यहाँ पर, जो कि कितना है 0.746। डेल्टा एच ये 41 रख दीजिए, डेल्टा ई और प्लस ये अपने पास कितना पॉइंट का 746, तो यहां से ये 41 और इक्वल टू, एक सेकेंड मुझे डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 41 माइनस 0.746, तो यहां से आगे की कैलकुलेशन आपकी। और वर्क डन निकल आया, डेल्टा ई निकल आया, क्यू निकल आया, डेल्टा एच तो दिया ही था क्वेश्चन के अंदर। अब ये जितने भी आंसर आए हैं ये सारे के सारे 1 मोल के लिए हैं, तो फॉर 5 मोल्स, अगर 5 मोल्स के लिए मुझे आंसर निकालना है, तो सभी के लिए मैं क्या कर दूंगा, जैसे मैं वर्क वर्क निकालना है तो वर्क के लिए मैं क्या कर दूंगा, वर्क इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाय 5 है, तो 40 कैलकुलेशन क्यू पे लीजिए कि
क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ लो। कह रहा है कि मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्लिमेशन, ये वर्ड का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 227 डिग्री सेल्सियस, ये हमको दे रखा है। कह रहा है कि कैलकुलेट व्हेन 3 मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एट टेम्परेचर इज ये मैंने उल्टा लिख दिया। इसका जो वैल्यू हो गया, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो डेल्टा एच आपसे पूछ रहा है, सॉरी डेल्टा ई अपन से पूछ रहा है। डेल्टा ई के लिए अपने को वर्क डन निकाल लेना चाहिए। अपन डायरेक्टली लगा सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर टी। ये मैं लगा दे रहा। यहां याद रखना कि जो अपने पास डेल्टा एन का वैल्यू है वो 1 था, इसीलिए मैंने आर टी लगा दिया, नहीं तो जो भी होता वो वैल्यू इधर पे पुट कर देता। ये 1 है अपने पास, तो डेल्टा एच 41, सॉरी 41 नहीं 10, और डेल्टा ई मुझे निकालना है। और आर मैं 2 रखूंगा बिकॉज ये कैलोरी में है, इसलिए मैंने 2 रखा। टेम्परेचर में 500 रखूंगा किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, 1000 से और डिवाइड, तो डेल्टा ई अपने पास सीधे सीधे 9 किलो कैलोरी इसका आंसर हो गया। बट ये आंसर याद रखना है कि ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने ये जो निकाला था वो 1 मोल के लिए निकाला था, बट क्वेश्चन में कह रहा है 3 मोल के लिए निकालो। तो फॉर 3 मोल अपन इसी आंसर में क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 27 किलो कैलोरी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब केस नंबर 4 यानी कि रियल गैसेस की और बात करें, तो रियल गैसेस के लिए अभी मैं आपको कुछ बता दे रहा कि रियल गैस की सिचुएशन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। केस नंबर 4, वैसे रियल गैस का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट अगर आ जाए तो आपकी किस्मत। केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में रियल गैस की बात चल रही है, रियल गैस। तो इन केस ऑफ रियल गैस मैं आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपके आंसर निकल आएंगे। इसके लिए मैं आपको 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं जो आपको खुद ही ट्राई करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लूंगा अगर नहीं आता है तो। एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस O2 गैस है, और ये CO2 गैस में ये कन्वर्ट हो रहा है। इसमें डेल्टा एच अपने को दे रखा है माइनस का 560 किलो जूल, इतना हमको दे रखा है। कह रहा है कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस, द रिएक्शन takes place, the reaction takes place in 1 liter, in 1 liter closed container, in 1 liter closed container, in 1 liter closed container. Pressure changes from, and pressure changes from 70 bar to 40 bar, 70 bar to 40 bar. Calculate delta E, calculate delta E, और ये बात ब्रैकेट में लिखी हुई है कि all gases show significant deviation from ideal behavior, Question number 2, take the screenshot of this page. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 is 1 mole of non-ideal gas, 1 mole of non-ideal gas is changing its state from 2 bar 3 liter 200 Kelvin to 4 bar 5 लीटर, मतलब अपने को सब कुछ दे रखा है, टेम्परेचर 250 केल्विन। इफ डेल्टा ई इज 300 बार लीटर
then calculate delta H। तो ये कोई दोनों क्वेश्चंस जो है आप लोगों को ट्राई करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां तक अभी तक जो अपन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स इतने टाइम से जो चल रहा है, सब अपन पढ़ रहे थे रिगार्डिंग वर्क डन, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी और हीट, ये चार टर्म्स को पढ़ रहे थे जिसमें अपना फ्लॉट एप्लीकेबल हो रहा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अपन काम कर रहे थे। नाउ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं, देन उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ की कोई नीड तो आपको नहीं है ना, जीरोथ लॉ लिखो, चिपका देना, दो बॉडी अगर कॉन्टेक्ट में आना है, थर्ड बॉडी वो सब कर लोगे ना। हाँ ही नहीं बोल रहे हो, पता ही नहीं होने क्या होता है जीरोथ लॉ। अब है कोई बात, फर्स्ट स्लाइड सुनो आगे। एक्चुअली जो फ्लॉट है ना, ये बात करता है केवल सिंगल डायरेक्शन में, रिवर्सिबल की बात नहीं कर पाता। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, 20 डिग्री सेल्सियस पे था, वो सब्सटेंस दूसरा एक लेके आया जिसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, आपने इन दोनों को कांटेक्ट में डाल दिया, क्या होगा इसमें, ये इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करने लगेगा भाई, हायर टू लोअर टेम्परेचर भागने लगेगा। समझ आ रही है बात? जब कोई दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएंगी तो टेम्परेचर हायर टू लोअर जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक मेंटेन ना होने। मान लो ये एक स्टेट में पहुंचे कि दोनों ने 35 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बैलेंस हो गया, ये दोनों में टेम्परेचर कुछ इस तरीके से फ्लो होता रहा कि जब बैलेंस हुआ तो इस पे 35 और उस पे भी 35 आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो बता सकता है कि इधर से इधर जाने में क्या प्रोसीजर हुआ है, इवन वो ये भी बता सकता है कि इधर से इधर, मतलब इंडिविजुअली जब आप इसको इधर से स्टडी करो तो इसकी वो बात कर लेगा, इधर से आप इधर इसको इधर लेके आओ तो भी इसकी बात कर लेगा, बट एक साथ बात नहीं कर पाएगा। समझे? वन डायरेक्शन में चलेगा, मतलब वो ये तो बता देगा कि ये प्रोसीजर यहां से यहां कैसे गया होगा। आप पूरे लॉज लगा देना, जो सब फॉर्मूले वगैरह लगा देना अपने पास, टेम्परेचर यहां से इधर कैसे हुआ वो बता देगा, अमाउंट ऑफ हीट कितना लगा, वर्क डन कितना हुआ, वो सारी बातें करेगा। यहां से इधर आने की भी वो बात करेगा, बट एक साथ साइमल्टेनियसली वो बात नहीं कर सकता। किसी प्रोसेस की रिवर्सिबिलिटी के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करेगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि एक साथ साइमल्टेनियसली जो काम हो रहे हैं कि भैया इधर से इधर गए तो इधर से इधर आने पे वो कोई चर्चा करने वाला नहीं है। तो फ्लॉट का यही हमारे पास लिमिटेशन है, इस वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होते हैं, तो यही हम लोग बात करें। मैं इनिशिएट जो कहें क्या होते हैं। अच्छा, स्पॉन्टेनियस के लिए ना एक वर्ड और यूज किया जाता है कि इट इज नेचुरल। नेचुरल के प्लेस पर या फीजेबल वर्ड भी यूज हो सकता। तो अगर ये वर्ड यूज हो जाए इनके लिए स्पॉन्टेनियस के लिए, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे है? ऐसे प्रोसेस विच अकर्स एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई प्रोसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप उसको स्टडी कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, तो उन प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। तो यहां पर जैसे प्रोसेस which occurs in a particular direction either by itself or by giving some initiation are known as spontaneous। तो यहां स्पॉन्टेनियस। अब सुनना आगे बात को, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे विदाउट इनिशिएशन का ही एग्जांपल दे दूं आपको, कुछ इनिशिएशन ना करना पड़े, वो खुद से ही हो जाए किसी डायरेक्शन में। जैसे फ्लो ऑफ गैस,
फ्लो ऑफ गैस हमेशा क्या कहां से कहां होता है? फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब आपको ना प्रेशर की तरफ कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ा, वो गैस ऑटोमेटिकली जहां पे उसको हाई प्रेशर मिला वहां से भागी, किस तरह भागी? हमेशा लो प्रेशर। मतलब जितनी भी गैसेस है वो इसी वजह से फ्लो कर रही हैं, कहीं पर हाई प्रेशर कहीं पर लो प्रेशर, तो वो वहां पर जैसे ही उस प्लेस पे पहुंचती है तो वहां से वो रिटर्न बैक भागेंगी कि भैया जहां लो प्रेशर है वहां चले जाएं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस जो भागती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। या आप कह सकते हो कि फ्लो ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू फ्लो ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लो, या फ्लो ऑफ हीट कह सकते हो, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और इसके एग्जांपल आप कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नॉट रिक्वायर्ड यार। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर रूम पर आप बर्फ निकाल के ऐसे छोड़ दो ऑटोमेटिकली वो किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? वाटर में, सिंगल डायरेक्शन में भाग रहे हैं खुद से। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी आप एग्जांपल में दे सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। और सुनो एवापोरेशन ऑफ वाटर, एवापोरेशन ऑफ वाटर, भाई अगर आप पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख दो, एवापोरेशन ऑफ वाटर, वो ऑटोमेटिकली एवापोरेट होने लगता ना खुद से। एवापोरेशन का मतलब ही होता है खुद से वेपर में कन्वर्ट हो जाना, खुद से। और ये वर्ड भी यूज किया था स्पॉन्टेनियस एवापोरेशन के टाइम पे, क्योंकि एवापोरेशन क्या है? खुद से अपने आप में कन्वर्ट होने लगता, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। अब विथ इनिशिएशन की मैं बात करूं, विथ इनिशिएशन इसी में एग्जांपल की, तो विथ इनिशिएशन आप कह सकते हो, विथ इनिशिएशन में कि जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगी, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में चलती है। आपने किसी चीज को कंबस कराया तो वो ऐसा नहीं है कि रिटर्न बैक अपने रिएक्टेंट में फिर से वापस आ जाए, क्योंकि अभी आने वाला चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, पूरा इक्विलिब्रियम अपन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि रिएक्शन कैन बी रिवर्स, वो प्रोडक्ट से रिटर्न बैक भी हो सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, हर एक में नहीं। ओपन कंटेनर में वैसी रिएक्शंस नहीं होती, ओनली किसमें होती है? वो क्लोज्ड में होती है। ऐसी सिचुएशन पाई गई है कि कोई रिएक्टेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट रिटर्न बैक भी हो सकता है रिएक्टेंट में, और वो दोनों के दोनों एक साथ भी हो सकता है। वो दोनों के दोनों, एक साइंटिस्ट ने जो पूरा ऑब्जर्व किया था उसको अपन स्टडी करेंगे। तो यहाँ जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, ऑल कंबशन रिएक्शंस जो है वो सब क्या होंगी अपने पास? स्पॉन्टेनियस होंगी। स्पॉन्टेनियस मतलब आपने थोड़ा सा बस बर्निंग के लिए कुछ प्रोसेस लगा दिया और आपने इनिशिएशन दे दिया, वो खुद से ही जलते रहे। जैसे आपने कुछ, अरे एक सिंपल सा एग्जांपल, लकड़ी लिया आपने, आग लगा दी, जलती रही ना वो खुद से ही। फिर थोड़ी ना आपको कुछ और करना है कि आप भैया खड़े रहो उसके पास तो ही जलेंगे, आप सामने से हट गए तो जलने वाले नहीं है। समझ आ रहा है? तो आप लोग इतना सन्नाटे से क्यों बैठे हो? कुछ भी समझ, झूठ तो ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ ये जैसे यहाँ पे ना पहाड़ पे एक ऐसे बॉल रखी हुई थी, आप आए, आपने यहाँ से इसको धक्का दे दिया, मतलब आप समझ गए होगे किसको दिया है। तो यहाँ से ये नीचे गिर गई ये बॉल, अब ये सिंगल डायरेक्शन हो रही है, रिटर्न बैक थोड़ी ना जाएगा। आपने पहाड़ से किसी चीज को गिरा दिया और वो रिटर्न बैक आ रहा है, अगर रिटर्न बैक आ गया तो फिर आप कूद जाओगे उस पहाड़ से। समझे? तो ये सारे स्पॉन्टेनियस है। अब बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो नॉन, पहले आप इस दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिफ्थ का भी और इसमें क्या था, फिफ्थ का और सिक्स दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, हम लोग चर्चा कर लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ने के बाद फिर अपन जाएंगे एंट्रोपी पे, कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये दो और पढ़ना है, देन अपना थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पर ये थर्मोडायनेमिक्स सबका खत्म नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स का भी एक और पार्ट आप, ये तो अपन ने पढ़ लिया, इससे अपना सब निकल जाएगा, पर कुछ एडिशनल पार्ट है इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, जो मैं बिल्कुल पूरा अलग से पढ़ाऊंगा। पर अभी नहीं, अभी तो आपके स्कूल के एग्जाम हो जाए फिर वो पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स 2।
ये जो आप पढ़ते रहे सर, आप कहोगे सर बुक में तो इतना ही लिखा है, ठीक है, गैस फ्री एनर्जी चेंज तक। गैस फ्री एनर्जी चेंज के बाद भी कई सारी कहानी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन थर्मोडायनेमिक्स 2। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स 2 जो है उसको ना थर्मोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, बट क्या है ना कि अपने पास वो थर्मोडायनेमिक्स ही रह जाता है क्लास 11th में, और 12th में ना कुछ रूल्स ऐसे लग रहे होते हैं ना, तो उन सब का कलेक्शन एक जगह करके बताऊंगा मैं कि भाई ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, समझे। वो मतलब एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, उनको समझने के लिए अपन थर्मोडायनेमिक्स 2 पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए। समझ में आ रही है बात। पर वो भी सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये केवल उन बच्चों के लिए रहेगा जो कंपटीशन पे फोकस कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स 2 नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सर 2 मार्च से पेपर है ऑनलाइन मोड में, मजा आ गया। अरे वाह, ऑनलाइन मोड में तो बहुत खुशी की बात है तुम्हारे लिए। कौन सा स्कूल है, स्कूल कौन सा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सुन लो, प्रोसेस, अरे सुनो आगे, प्रोसेस which occurs, process which occurs in particular, process which occurs in particular direction by continuously supplying by continuously supplying L पहले आना चाहिए था, supply by continuously supplying support, and if support is removed, 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 then process will either stop, then process will either stop, then process will either stop or move in direction where it will be spontaneous, where it will be spontaneous। तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसको कराने के लिए आपको कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट देना पड़े, व्हाट हैपेंड, क्या होगा, देख नहीं रहा क्या तुम? कोई नहीं, तुम लोग डॉक्टर बन जाओ तो एक दूसरे का इलाज कर लेना। सुनो इसमें एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये जो आप डेली पानी पीने से पहले जो काम करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहां H2O पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कन्वर्ट होने से पहले ये वो H प्लस OH माइनस बनता है ना, और फिर वो लास्ट में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है H2 गैस और O2 गैस में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन का पार्ट था, याद आया? जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते रहोगे तब तो H2 अपने आप को ब्रेक करेगा, उसका जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी रोक दी वो फिर ब्रेक करेगा नहीं, जहां उसको स्पॉन्टेनिटी दिख रही होगी वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दे। हो सकता है H प्लस OH नेगेटिव खुद में ही पानी बना दे, H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट ही ना करें। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई जैसे मान लो इस तरह का कोई सिस्टम है, मान लो इस तरह का कोई सिस्टम है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई नीचे ये पहाड़ के नीचे कोई बॉल थी, अब आपको इसको ऊपर लेके जाना है, तो जब तक आप इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते रहे, कोई एनर्जी प्रोवाइड करते रहे, या आप इस पर वर्क करते रहे, तब तक तो ये बॉल ऊपर गई। समझ में आ रहा? जैसे ही आपने वहां पे फोर्स हटा दिया तो वहां से ये बॉल तुरंत वापस आ गई। समझ में आ रहा? आप बिल्कुल ऊपर लाके रख दो, वहीं के वहीं रुक गई, अब नहीं हिल रही, समझे? क्योंकि वहां पे आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, mgh हाइट बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोजीशन पे वहां जाकर के रुक गई है, समझे? और अदर फैक्टर्स भी वर्क नहीं कर पा रहे होंगे। अब मैं यहां बात करता हूं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी। तो इसको बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए एक तो बात की जाती है डेल्टा एच की। किसकी बात की जाती है? डेल्टा एच। बट डेल्टा एच वाला जो क्राइटेरिया था वो सब जगह फुलफिल नहीं हो पाया, इसी वजह से साइंटिस्ट को सेकेंड टर्म ढूंढना पड़ा जिसको आज एंट्रोपी के नाम से जानते हैं, और इसी वजह से फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनिशिएट हुआ।
समझ में आई बात? क्योंकि जब प्रोसेस को उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस को दो कैटेगरी में बांटने के बाद स्पॉन्टेनियस क्यों है भाई, ये तो बात समझ में आती है कि कोई अपन सपोर्ट दे रहे हैं तब तक तो कोई काम चल रहा है, अपन ने सपोर्ट हटाया वो काम रुक गया, ये बात हमको समझ में आती है। बट कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है, तो क्यों होने के लिए एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज एंथैल्पी। बट एंथैल्पी जो है वो सारे टर्म्स को, मतलब सारे एग्जांपल्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, दैट इज वाई कौन सा टर्म यूज किया गया फिर, एंट्रोपी। एक नया वर्ड यहां पर आ रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी कि जो अभी तक आप एंथैल्पी को अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करने की कोशिश। तो बेटा सुनो, एंट्रोपी टर्म इसी वजह से आया क्योंकि एंथैल्पी स्पॉन्टेनिटी को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कर तो रहा था बट पूरी तरह वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वजह से एंट्रोपी आया, और एंट्रोपी आने के बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी फिर आ गया। अब सुनो कि व्हाट इज द रीजन या क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, समझना इस बात को, क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी। इसमें पहला जो क्राइटेरिया की अपन बात कर रहे हैं, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एंथैल्पी क्राइटेरिया, एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच, एंथैल्पी क्राइटेरिया, ठीक है। और इसको ना पोटेंशियल एनर्जी क्राइटेरिया भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्राइटेरिया, समझो पोटेंशियल एनर्जी क्राइटेरिया। ऑल प्रोसेस ऑल प्रोसेस all process in which enthalpy is less than zero, अपन ने चेंज इन एंथैल्पी निकाला था, अपन नेट तो निकाल, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे तो नहीं निकाल पा रहे थे, बट चेंज इन एंथैल्पी अपन ने निकाला और वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आया। तो अपने पास जितने भी है, मतलब नेगेटिव जहां जहां पर भी आया वो सारे के सारे प्रोसेस कैसे हो गए, स्पॉन्टेनियस। ये बात कही गई कि एंथैल्पी जिसका भी अपना नेगेटिव आ जाए वो क्या है, अपने पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिनका एंथैल्पी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। बट यही पॉइंट जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्पॉन्टेनिटी के लिए, जैसे मैं इसके एक्सेप्शन भी बताऊंगा। और अपन ये भी कह सकते हैं कि कहीं पर अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है किसी सिस्टम की, तब भी अपने पास जो सिस्टम होगा वो अपने पास विल बी स्पॉन्टेनियस, वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे 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 अपने को पता है कि भैया ये बॉल है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी ना, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, खुद से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब तक कम होती रहेगी वो काम होता रहा। बट किसी ने एक बात ये पूछ ली, अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं इसमें, तो एक्सेप्शन में बेटा ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट तो किसी ने ये कहा कि जो अपने पास मेल्टिंग प्रोसेस है किसका, आइस का, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अब ये इसमें तो अपन ने क्या किया, इसको बाहर लेके आए, इसका डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव, भाई इसमें डेल्टा एच क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि आप इसको कहां लेके आए भाई, लो टेम्परेचर से कहां ले गए इसको, तो इसमें तो एंथैल्पी क्या, पॉजिटिव, भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। दूसरा एक और हमारे पास दूसरी बात, एवापोरेशन, जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो भी खुद से ही होता है ना, एवापोरेशन भी किससे होता है, एक सेकेंड, एवापोरेशन भी खुद से होता है, एवापोरेशन ऑफ वाटर, तो ये भी हमारे पास में भी डेल्टा एच क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। तो ये बात जो कही गई थी, पहला जो क्राइटेरिया सेट किया गया कि जिनका एंथैल्पी नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस नेचर के होते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं भाई। हमको ऐसे भी एग्जांपल मिल गया, जैसे अपने पास आइस का मेल्ट होना या वाटर का एवोपरेट होना, तो इस वजह से एक नया टर्म आया, कौन सा, एंट्रोपी। अब ये कहा गया कि कहीं पर अगर देखो नेट एंट्रोपी ना, अपने पास एंट्रोपी के टर्म में ये कहा गया, सुनना ध्यान से, कि जिनका एंट्रोपी बढ़ेगा, जिनका एंट्रोपी, अब एंट्रोपी को ना बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बट यहां अपन बहुत सिंपल सा वर्ड समझेंगे
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट अपन एंट्रोपी को केवल और केवल इससे समझने वाले हैं कि इट इज बेसिकली रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, ऐसा अपन कह सकते हैं। भाई आपसे मैं अगर एक बात करूं कि सॉलिड सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो क्या उसके एटम्स बहुत ज्यादा पास पास लगे हुए होंगे, एटम्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास लगे होंगे। बट अगर उसी सब्सटेंस को आप लिक्विड में लेके चले जाओ तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, क्या उसका डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो गया। और अगर आप लिक्विड से गैस में लेके चले जाओ तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई अगर आप लोग क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं और मुझे अरेंज करना मैंने कर दिया, अब वो 20 हो गए, फिर 50 हो गए, तो जैसे जैसे बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, बस समझ में आ रही। और अगर मैं कहूं कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी सब्सटेंस का वीक किया जाए तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, और जितने पार्टिकल दूर होंगे उनका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उनमें एंट्रोपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0। यानी जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो अपने एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, डिसऑर्डरनेस को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। एक और एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है, ध्यान से सुनना, यूनिवर्स की एंट्रोपी कहा जाता है कि ऑलवेज पॉजिटिव। यूनिवर्स अपनी डिसऑर्डरनेस बढ़ा रहा है। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स अपने आप को फैला रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो क्यों बढ़ता जा रहा है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे एंट्रोपी जो है बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। दैट इज वाई अपन ये कहते हैं यहां पर एंट्रोपी, एंट्रोपी क्राइटेरिया बोल दे रहा हूं मैं, एंट्रोपी, एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है। तो एंट्रोपी अभी तक अब चर्चा में नहीं आता, अब अपन को नेक्स्ट क्लास में ना एंट्रोपी को कैलकुलेट करना भी सीखना है। तो एंट्रोपी के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि ऑल द प्रोसेस, all the process in which entropy और रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस भी कह सकते हैं, एंट्रोपी क्योंकि अभी पहली बार ये वर्ड यूज हो रहा है अपना, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ यूनिवर्स increasing will be spontaneous। तो ये कहा जाता है कि जनरली जो एंट्रोपी का चेंज है यूनिवर्स का, ये अपने पास बढ़ता चला जा रहा। दैट इज वाई जो मेल्टिंग हो रही है या जो एवापोरेशन हो रहा है, मेल्टिंग का मतलब लिक्विड से किस, सॉलिड से किस स्टेट में जा रहा है, लिक्विड में, यानी डिसऑर्डरनेस बढ़ रही होगी। दूसरी बात आप क्या कह सकते हो कि एवापोरेशन में लिक्विड से किस स्टेट में जा रहे हैं, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस है क्योंकि उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी। तो कई सारे ऐसे प्रोसेस है जहां पर डिसऑर्डरनेस बढ़ सकती है, और अगर वो बढ़ सकती है तो फिर प्रोसेस वो खुद से ही हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ गया। तो स्पॉन्टेनियस में आप डेल्टा एच तो बोल ही सकते हो लेस देन 0, डेल्टा एच क्या चलेगा, लेस देन 0, जो सब जगह डिफाइन नहीं किया जा सका, इस वजह से कौन सा एक और टर्म आ गया, डेल्टा एस आ गया। तो जब भी कोई अपन जगह कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एच के बारे में फिक्स मत कर लेना बात, किसके बारे में फिक्स कर लेना, ओनली डेल्टा एस को। डेल्टा एस उस सिचुएशन में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आने वाले टाइम में बेटा ये टर्म्स बहुत बार मैं यूज करूंगा, अभी नहीं, आने वाले टाइम में मैं कहूंगा